हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सेल्फ स्टडी विथ मायरा। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आईसीएसई बोर्ड का हिस्ट्री क्लास 8 का, और इसका आज हम एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर 2। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये जो सेकेंड चैप्टर है, तो ये है क्या, द एज ऑफ रेवोल्यूशंस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या है और क्या एक्सप्लेन करना है हमें। द लेट 18th century AD witnessed two significant events which shaped the modern world. These were revolution in America and France. The revolution charted the future course of history of most countries of the world. तो जब लेट 18th सेंचुरी मतलब कि लेट 18th सेंचुरी में, लेट का मतलब हुआ कि 1701 से 1800 तक जो है वो 18th सेंचुरी चलता है। तो ये 1750 के बाद का है, मतलब लेट है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हुआ था कि दो बहुत ही मॉडर्न वर्ल्ड में दो बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए थे। क्या थे वो? कि रिवोल्यूशन हुआ था कहाँ पर? अमेरिका एंड फ्रांस में। ठीक है, और ये बहुत हिस्टोरिकल वे में ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। और इसके बाद से जो है एक पूरे वर्ल्ड में एक नया हिस्ट्री जो है, न्यू कोर्स ऑफ हिस्ट्री जो है वो स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अमेरिकन रेवोल्यूशन। द वॉर ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस was the first ever organized movement in history in which people asserted the right to rule themselves. It led to some major changes, the most important being of the birth of the United States of America. तो अमेरिका का जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है वो सबसे पहला एक ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट है हिस्ट्री में, जिसमें लोगों ने क्या किया था कि खुद रूल करना जो है वो चूज़ किया था। और इसके वजह से बहुत सारे मेजर चेंजेस आए थे। सबसे इम्पॉर्टेंट चेंजेस क्या था? बर्थ ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इससे पहले यूएसए नहीं था। ठीक है, तो इसके बाद जो है ये रेवोल्यूशन के बाद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बना। You have read about the discovery of the Americas from the 60th century AD onwards. Many people from different European countries began to settle down there. The settlement of people from England, France, Holland and Spain sprung up. तो जब अमेरिका की डिस्कवरी हुई थी तो उसके बाद से क्या है, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग जो है वहाँ जाकर सेटल होने लगे थे। जैसे कि वहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज़ का सेटलमेंट था, जैसे कि इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड एंड स्पेन। ठीक है, The colonies by the middle of the 18th century AD, there were 13 English colonies along the east coast of North America. The people who had settled in these colonies had originally come from England. They had come here for seeking money, freedom, and a better life. The colonies which were under the control of English government elected their government, enacted law, and generally managed their own affairs. अब ये जो कॉलोनीज़ वहाँ पर थी तो वो क्या करने, मतलब वहाँ पे 13 कॉलोनीज़ थी। ठीक है, और वहाँ के लोग जो है वो ज़्यादातर जो है इंग्लैंड से आए हुए थे, और वो लोग वहाँ पर सिर्फ पैसा कमाने के लिए गए थे। फ्रीडम चाहिए थी उनको और एक बेटर लाइफ चाहिए थी। ठीक है, और उसके बाद इसके ये जो कॉलोनीज़ थे वो किसके अंडर में थी? इंग्लिश गवर्नमेंट के अंडर में थी। ठीक है, और वही लोग लॉ बनाते थे और सारा कुछ मैनेज करते थे। अब इसके बाद आता है कॉजेज ऑफ रेवोल्यूशन। द कॉलोनीज डिस्पाइट बीइंग इंडिपेंडेंट इन मोस्ट अफेयर वर कंट्रोल्ड बाय इंग्लिश गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक मैटर। फर्दर दे वर नॉट represented in the administrative setup established for the colonies. The colonies felt that the policies of the government of England deliberately hampered their economic development. For example, the colonies were forbidden to use non-stop British ships for trading purpose. Products such as tobacco, sugar and cotton could be exported only to England at price fixed by the English government. Similarly, the colonies could import goods only from England. Goods imported from other countries were taxed heavily. Also, there were restrictions on starting key industries such as iron works and textile. अब क्या था? सबसे पहले जो कॉज है वो क्या था कि ये कॉलोनी जो है इंडिपेंडेंट होना चाहती थी,
लेकिन फिर भी जो है सारा कुछ जो है वो कौन कंट्रोल करता था, गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड जो है वो सारा कुछ कंट्रोल करता था। स्पेशली जो इकोनॉमिक मैटर है, तो इकोनॉमिक मैटर उन लोग के हाथ में होने की वजह से क्या था कि ये लोग पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पा रहे थे। किस तरह से वो लोग जो है इन लोगों को मतलब कि इकोनॉमिक मैटर में किस तरह से ये लोग जो है डिप्रेस हो रहे थे। यहाँ पर देखो कि गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होने दे रहा था। वो गवर्नमेंट ये चाह रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो अमाउंट है, जो फ़ायदा है वो उन लोगों को पहुँचे, गवर्नमेंट को पहुँचे। उसने क्या किया था कि जितना भी जैसे कि प्रोडक्ट्स है, जैसे कि टोबैको है, शुगर है, कॉटन है, ये सिर्फ वो लोग कहाँ पर एक्सपोर्ट कर सकते थे, इंग्लैंड को एक्सपोर्ट कर सकते। वो भी प्राइस जो है वो इंग्लिश गवर्नमेंट फिक्स करती थी। उसके अलावा और कहीं से वो लोग प्रोडक्ट जो है इंपोर्ट नहीं कर पाते थे, और उसके अगर कहीं से करें भी तो उस पर जो है बहुत ही ज़्यादा टैक्स लगाया जाता था, और कोई भी इंडस्ट्री जो है वो स्टार्ट नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट क्या है, द कॉलोनीज ऑल्सो डिस्प्लाइज द कॉन्स्टेंट डिमांड ऑफ इंग्लिश गवर्नमेंट फॉर मनी। अब ये जो गवर्नमेंट है वो इन लोगों से हमेशा क्या चाहती थी, पैसा चाहती थी। Every time the government needed money to fund war in Europe and elsewhere, it is imposed new taxes. For example, in AD 1765, the English Parliament passed the Stamp Act, whereby it imposed tax on all business transactions in the colony. Thus, the revenue stamp had to be affixed to all legal documents, but the colonies refused to pay the tax. The reasoning being that as the English Parliament did not have any representative from the colonies, it did not have right to levy tax either. The representatives of all the colonies got together and adopted the slogan "No taxation without representation." अब क्या था कि दूसरा जो इम्पोर्टेंट जो गवर्नमेंट है वो इन लोगों से बार बार पैसा मांगती थी, और पैसा जो है वो क्या चीज़ में, वॉर में और दूसरे अपने जो भी अफेयर्स होते थे उसमें जो है वो पैसा यूज़ करती थी। जैसा कि 1765 में इंग्लिश गवर्नमेंट में क्या इंट्रोड्यूस किया, स्टैम्प एक्ट जो है पास किया था, और ये क्या था कि जितना भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा उस पर जो है ये रेवेन्यू स्टैम्प जो है वो लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन सारी कॉलोनीज ने मिलकर इसको क्या कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया कि हम जो है ये टैक्स पे नहीं करेंगे। क्यों नहीं पे करेंगे, क्योंकि इंग्लिश पार्लियामेंट में हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। अगर रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो हम टैक्स भी नहीं पे करेंगे। अगर आप हमारा रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर नहीं रख सकते तो आपको टैक्स लेने का भी कोई हक नहीं है, ठीक है। तो इन लोगों ने सारी जितनी भी कॉलोनीज थी वो लोग सब एक साथ हो गए, और उसके बाद उन लोगों ने स्लोगन कौन सा अडॉप्ट किया, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। ओके, सेंसिंग द राइट resentment among the colonies, the English repealed the Stamp Act. However, still insisted that since the colonies existed for the good of the mother country, the English had the right to tax them. The government imposed a tax on tea to assert their right to levy tax. अब क्या किया कि इस तरह का जब देखने लगे कि पीपल जो है बहुत ज़्यादा जो है एग्रेसिव हो रहे हैं, तो उन लोगों ने ये स्टैम्प एक्ट तो साइड कर दिया कि ठीक है स्टैम्प एक्ट ना दो, लेकिन ये बताया उन लोगों को कि आप जो है वहाँ पर जाके जो आप सेटअप हुए हैं तो आप सिर्फ इसलिए सेटअप हुए हैं क्योंकि आप अपनी मदर कंट्री को फ़ायदा पहुँचा सकें। ओके, और इस वजह से और ये कहा कि हमारा पूरा हक है कि हम आपसे जो है टैक्स लें। इसलिए अब उन लोगों ने किस चीज़ पर टैक्स लगा दिया, टी पर टैक्स लगा दिया, ठीक है, ये दिखाने के लिए कि हमारा राइट है कि हम आपसे टैक्स वसूलेंगे। इसके बाद द बॉस्टन टी पार्टी, द गवर्नमेंट डिसीजन टू टैक्स टी was severely criticized by the colonies। अब ये जो है चाय पर जब टैक्स लग गया तो ये बिल्कुल कॉलोनी वालों ने बर्दाश्त नहीं किया, उन लोगों ने क्रिटिसाइज किया इस चीज़ को। इन AD 1773 सेवरल कॉलोनीज रिफ्यूज टू अनलोड द टी कमिंग फ्रॉम द इंग्लैंड, और जो टी आ रही थी इंग्लैंड से 1773 में बहुत सारी कॉलोनी ने उसको शिप से अनलोड ही नहीं किया। इन बॉस्टन अ ग्रुप ऑफ पीपल ड्रेस इन रेड इंडियंस बोर्डेड अ शिप एंड डम्प द क्रेट्स ऑफ टी इनटू द सी। और उसके बाद जो है क्या किया कि एक ग्रुप जो है लोगों का
रेड इंडियंस के ड्रेस पहनकर जो है इन लोगों ने शिप पर ये लोग गए और वहाँ से सारी जो चाय थी उसको सी में फेंक दिया। दिस इंसिडेंट इज नोन एज द बोस्टन टी पार्टी। इट हैज द कॉन्फ्लिक्ट, और इसके वजह से कॉन्फ्लिक्ट जो है और ज़्यादा बढ़ गया। इसी इंसिडेंट को जो है क्या हिस्ट्री में किस नाम से जाना जाता है, बोस्टन टी पार्टी। ठीक है, तो ये कब हुआ था, 1773 में बोस्टन में हुआ था, और जिसमें कुछ लोगों ने क्या किया था कि टी के कैरेट्स को शिप से जो है वो सी में फेंक दिया था। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर देखिए, इन AD 1774 द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द 13 कॉलोनी असेंबल इन फिलाडेल्फिया। They appealed the English king to end the restriction on trade and not to impose any further taxes without the consent of the colonies. The king regarded this as a mutiny and ordered that his troops to be sent to suppress it. Sensing the king's attitude, the colonies prepared themselves to fight. अब 1774 में क्या हुआ कि सारे कॉलोनीज के रिप्रेजेंटेटिव जो है जाकर किंग से मिले। कहाँ पर असेंबल हुए थे, फिलाडेल्फिया में। और उसके बाद उन लोगों ने कहा कि इस तरह से जो टैक्स ट्रेड के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है उसको हटा दीजिए और आगे से कुछ इस तरह का टैक्सेस जो है ना लें बिना जो है हमसे बात किए हुए। तो किंग को ये क्या लगा कि ये लोग जो है अब हमसे रिवॉल्ट कर रहे हैं, और उन लोगों उसने ऑर्डर दे दिया कि अब जो है इन लोगों को सप्रेस कर दो, कॉलोनीज़ को। अब जो है किंग का एटीट्यूड वो लोग समझ गए जो कॉलोनीज थे, और वो लोग भी वॉर के लिए प्रिपेयर हो गए थे। द कॉलोनीज वेर इम्प्रेस्ड बाय द स्ट्रगल इन देयर स्ट्रगल बाय फिलोसफर्स सच एज जॉन लॉक, जॉन हैरिंगटन, जॉन मिल्टन एंड थॉमस पाइनी। देयर व्यूज गेव इमेंस इंटरेस्ट टू द कॉलोनीज। तो इस तरह के फिलोसफर जो थे तो उनका जो व्यूज था उनसे जो है कॉलोनीज बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर थे। The fundamental principle that guided the people of the colonies was that all men are equal and have some basic human rights. They expect to be treated as free citizens having the right to live as they please, earn a living in a way they like and raise their voice against any kind of injustice. अब इसमें जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या था इन लोगों का, कॉलोनीज वालों का, कि सारे लोग जो है इक्वल हैं और कुछ बेसिक ह्यूमन राइट्स होते हैं जिसको आप एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हैं, और सबको जो है एक फ्री सिटीज़न माना जाए, फ्री सिटीज़न की तरह ट्रीट किया जाए, और उन लोगों को जैसा वो चाहते हैं वैसा वो ज़िंदगी जो है जी सकते हैं। जिस तरह से वो अर्न करना चाहें उनको अर्न करने दिया जा सकता है, और उनको यह हक है कि वो किसी भी तरह की इनजस्टिस पे जो है अपनी आवाज़ उठा सकें। So on 4 July 1776, the representative of all the colonies met once again at Philadelphia and adopted the Declaration of Independence. अब इसके बाद फिर से सारे लोग जो है फिलाडेल्फिया में आते हैं सारे रिप्रेजेंटेटिव, और इन लोगों ने एक डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। इट वॉज अ डॉक्यूमेंट रिटन बाय थॉमस जेफरसन। ये किसने लिखा था, थॉमस जेफरसन ने लिखा था। इट स्टेटेड दैट ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल एंड हैव राइट टू लाइफ, liberty and pursuit of happiness. The declaration also asserted the right of the people to form their own government. This assertion marked the beginning of the war of independence. तो इस डिक्लेरेशन में क्या लिखा हुआ था कि सारे लोग इक्वल हैं, सबको अपनी लाइफ जीने का, फ्रीली जीने का हक है, और जिस तरह से वो खुशी महसूस करें उस तरह से वो जी सकते हैं। और इसी तरह से ये भी डिक्लेयर था कि लोगों को राइट है कि वो अपनी गवर्नमेंट खुद से चुन सकते हैं, और यही जो है क्या था, बिगिनिंग ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था अमेरिका के लिए। ओके, द कॉलोनीज वेर लेड बाय जॉर्ज वॉशिंगटन। कॉलोनीज को कौन लीड कर रहा था, जॉर्ज वॉशिंगटन लीड कर रहे थे। मैनी बैटल्स वेर फाउट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रेवोल्यूशन। द वॉर एंडेड इन AD 1781 विद द कॉलोनीज इमर्जिंग विक्टोरियस। और ये वॉर जो है कब ख़त्म हुआ, 1781 में, 1781 में एंड हो गया, और इसमें जो है कॉलोनीज जो है वो क्या हो गई थी, जीत गई थी। ठीक है, तो ये
In AD 1783 the English government and the colonies signed the Treaty of Paris, और 1783 में Treaty of Paris साइन किया गया. The English recognized the independence of its 13 former colonies, और इसमें जो है जो 13 colonies थी वो independence हो गई बिल्कुल. The colonies then got together and formed the United States of America, और सारी कॉलोनीज ने मिलकर क्या बनाया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाया, यूएसए. अ कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड विच डिक्लेयर्ड अमेरिका एज अ रिपब्लिक. एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन वाज द बिल ऑफ राइट. इट गारंटीड अमेरिकन सिटीजन द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन एंड जस्टिस. और इसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और उसमें बिल ऑफ राइट बनाया गया कि जिसमें क्या था कि अमेरिकन सिटीज़न को हर चीज़ में फ्रीडम मिलेगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलेगा, फ्रीडम ऑफ रिलीजन मिलेगा एंड फ्रीडम ऑफ जस्टिस मिलेगा. तो ये था अमेरिकन रेवोल्यूशन. और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ फ्रेंच रेवोल्यूशन शेयर करूँगी. तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो. अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. ओके, थैंक यू.